हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th CBSE इंग्लिश का लेसन नंबर 4 विच नेम इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो चलिए देख लेते हैं एन फ्रैंक की डायरी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सुनने को और पढ़ने को मिलता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ पहुँचती रहें, आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप अपनी प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, चैप्टर्स की समरी को समझ सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर यहाँ से, राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यानी डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा। The writer thinks that writing in a diary is a strange experience. She thinks that none will take interest in the ideas of a 13-year-old schoolgirl. Leaving aside everything, she thought of writing. At that time, the writer was feeling so depression and despair. She thought of the saying, "Paper has more patience than the people." Then she started writing, but she was in need of a real friend who could be no more than a diary. तो राइटर कहती हैं कि उनके लिए डायरी लिखना एक काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा। वो सोचती हैं कि कोई भी इंसान एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल के आइडियाज़ में क्या इंटरेस्ट लेगा। मतलब एन फ्रैंक की जो एज थी यहाँ पर वो 13 ईयर थी, और वो कहती है कि अगर मैं डायरी लिखूँगी, कुछ लिखूँगी, तो मेरे जो आइडियाज़ होंगे, जो भी मैं लिखूँगी उस डायरी में, कौन इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ेगा। वो कहती हैं कि फिर भी मैंने सारी चीज़ों को एक तरफ रख के डायरी लिखना स्टार्ट किया और सोचा कि मैं डायरी लिखूँगी। उस टाइम पर राइटर काफ़ी जो है अलोन फ़ील कर रही थी, काफ़ी डेस्पेयर फ़ील कर रही थी। वो कहती हैं कि जो है मैं अपने जो थॉट्स हैं वो किसके साथ डिस्कस करूँ। लेकिन फिर वो सोचती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी अगर मैं पेपर पर लिखूँगी अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है देन द पीपल। लोगों के पास इतना तसल्ली नहीं होती जो है सुनने की, लेकिन पेपर तो कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा भाई, पेपर के पास तो काफ़ी पेशेंस है, जो भी आप लिखना चाहो उसके ऊपर लिख सकते हो। इसलिए उसने जो है लिखना शुरू कर दिया। हालांकि जो एन फ्रैंक थी उनको एक रियल फ्रेंड की ज़रूरत थी, और वो कहती हैं कि अब मेरा रियल फ्रेंड एक डायरी से बेहतर क्या हो सकता है। आगे है कीपिंग अ डायरी। तो देखिए डायरी रखना कैसा रहा। द राइटर सेज दैट नो वन बिलीव्स दैट दिस गर्ल इज अलोन इन द वर्ल्ड, बट शी इज़ नॉट अलोन. She has her loving parents, a sister, and a 30 other people. She has a decent family except her one true friend. With friends, she can have a good time. We can talk ordinary everyday things, but we won't be getting nearer and nearer. Even we cannot confide in each other since the written facts cannot be changed. So the writer has started writing the diary. This is her everlasting friend. She calls this friend Kitty. राइटर कहती है कि कोई भी इंसान ये बिलीव नहीं करेगा कि वो इस वर्ल्ड में अकेली है। हालांकि वो कहते हैं कि मैं एक तरीके से अकेली भी नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मेरे एक बहुत ही प्यारे से पेरेंट्स हैं, एक सिस्टर है, और इसके अलावा 30 अदर पीपल हैं जिनको मैं जानती हूँ। मेरी एक डिसेंट फैमिली है। मतलब राइटर यानी जो एन फ्रैंक है उनकी एक डिसेंट फैमिली है, प्यारा सा परिवार है। लेकिन वो कहती हैं कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। वो कहती है कि मेरे फ्रेंड हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मैं ऑर्डिनरी जो थिंग्स हैं उनको डिस्कस करती हूँ। हम डे टू डे की चीज़ें जो है ऑर्डिनरी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट हम इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं है। मेरा कोई इतना ज़्यादा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। वो कहती है इवन हम कोई भी चीज़ एक दूसरे से छुपा नहीं सकते, लेकिन जो रिटन फैक्ट्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। आगे है, सो द राइटर हैज़ स्टार्टेड द राइटिंग डायरी। मतलब राइटर ने डायरी लिखना शुरू कर दिया, और वो कहती हैं कि ये जो डायरी है ये मेरी एवरलास्टिंग फ्रेंड है, और वो इस फ्रेंड का नाम रखती हैं किटी। किटी कहकर वो इसको बुलाती हैं। चलिए आगे है स्केच ऑफ एन्स लाइफ। तो देखिए एन फ्रैंक जो थी ये रहीं, इनकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। Anne says that her father was the most adorable person. At the age of 36, he married Anne's mother, Edith. In 1926, her sister Margot was born. Then she was born on 12th June 1929 and they lived in Germany. एन कहती हैं कि उनके जो फादर हैं वो इस वर्ल्ड के मोस्ट एडोरेबल पर्सन हैं, मतलब बहुत ही प्यारे इंसान हैं। वो कहती हैं कि एट द एज ऑफ 36 मेरे फादर की शादी हुई मेरी मदर से, और उनकी मदर का नाम था एडिथ। ठीक है। और आगे एन बताती हैं कि इन 1926 उनकी जो सिस्टर थी मार्गोट वो बॉर्न हुई थी, और उसके बाद एन का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। और वो कहते हैं कि हम लोग जो है जर्मनी में रहते थे। In 1933, her father emigrated to Holland.
She along with Margot went to Aachen to stay with the grandmother. वो कहती है 1933 में उनके जो फादर थे वो हॉलैंड चले गए और वो कहती हैं कि मैं अपनी सिस्टर के साथ एक्न चली गई अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए. बाय दिसंबर बोथ द सिस्टर वेंट टू हॉलैंड. देयर एन was put down on the table as a birthday present for Margot. There she started at the Montessori nursery school. When she was in the sixth form, Mr. Kupres was her headmistress. At the end of the year, there was a farewell function. The separation from the headmistress was full of tears. तो देखिए यहाँ पर एन बता रही हैं कि वो अपनी सिस्टर मार्गोट के साथ एक्न चली गई अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने को, लेकिन दिसंबर तक दोनों ही बहनें वापस हॉलैंड आ गईं. वो कहती हैं कि मैंने मार्गोट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट छोड़ा था टेबल पर. आगे बताती हैं देयर शी स्टार्टेड द मोंटेसरी नर्सरी, कि वहाँ पर मेरा जो है स्कूल स्टार्ट हुआ था मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. और वो कहती हैं कि जब मैं सिक्स्थ फॉर्म में थी तो जो उनकी टीचर थी, मतलब एन बोलती हैं कि जब वो सिक्स फॉर्म में थी तो उनकी जो टीचर थी मिसिस क्यूप्रेस, वो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी. और जब एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब ईयर का एंड हुआ तो एक फेयरवेल फंक्शन था और उस फेयरवेल फंक्शन में जो सेपरेशन हुआ था उनकी हेड मिस्ट्रेस से, वो बहुत ही दुख भरा था. मतलब जब उनकी हेड टीचर उनको छोड़ के गई तो काफ़ी वो दुखी हुई. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने एन के लाइफ के बारे में देखा है. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. लव फॉर ग्रैंड मदर. देखिए हर बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं. तो एन भी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती थी. ठीक है. Anne loved her grandmother very much. She fell ill in the summer of 1941. She had an operation, but she died in January 1942. Her death was all the more troublesome. At Anne's birthday celebrations, a separate candle was lit for the grandmother. In her diary, Anne wrote that all the four members were doing well. She was much dedicated to her diary. This event was written by Anne on 20th June 1942 on Saturday. तो देखिए एन जो है अपनी दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को काफ़ी प्यार करती थी. वो बताती हैं कि दादी जो है वो समर 1949 में बीमार हो गई थी. उनका एक ऑपरेशन था, बट वो जनवरी 1942 में मतलब उनका निधन हो गया. उनकी जो डेथ थी, मतलब उनकी दादी की जो डेथ थी वो बहुत ही परेशान करने वाली थी. मतलब पूरी फैमिली काफ़ी परेशान थी, स्पेशली एन फ्रैंक काफ़ी दुखी थी क्योंकि वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी. एन कहती है कि एट एन्स बर्थडे, मतलब एन के बर्थडे सेलिब्रेशन पर एक अलग से कैंडल जलाई गई दादी माँ की याद में. अपनी डायरी में एन ने लिखा कि जो हम घर के 4 मेंबर्स थे, हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी. शी वॉज मच डेडिकेटेड टू हर डायरी. वो कहती हैं लेकिन मैं अपनी डायरी को लेकर के काफ़ी डेडिकेटेड थी. और ये सारा इवेंट लिखा था एन ने. कब लिखा था? 20 जून 1942 को, और दिन था सैटरडे. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. नर्वसनेस इन द क्लास. अब देखिए यहाँ पर क्लास के बारे में थोड़ा बताया जाएगा एन की, कि एन की क्लासरूम में काफ़ी नर्वसनेस थी. In her diary, Anne makes a mention of Kitty. Referring to her, she writes that the complete class is nervous about their going to the next form. Some of the students have made bets and staked all their savings. Regarding her, they are declaring pass. Why Anne is not sure due to maths. All have been telling each other not to lose heart. तो देखिए अपनी डायरी में एन ने मेंशन किया, किटी डायरी में मेंशन किया, उन्होंने लिखा कि शी राइट्स दैट द कंप्लीट क्लास इज़ नर्वस, कि उनकी पूरी क्लास काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वो लोग नेक्स्ट फॉर्म में जाने वाले थे. नेक्स्ट फॉर्म का मतलब जैसे कि हम लोग प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में जाते हैं पास होके, ऐसे ही वो लोग भी प्रमोट होके नेक्स्ट फॉर्म में जाने वाले थे. कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी बेट्स लगाई हुई थी, शर्त लगाई हुई थी और अपनी सारी सेविंग्स को दाव पर लगा रखा था कि भाई हाँ मैं पास होऊंगा या तुम फेल होगे. इस तरीके से जैसे बच्चे कभी कभी बेट करते हैं, ऐसे उन्होंने किया हुआ था. और रिगार्डिंग हर दे आर डिक्लेयरिंग पास बट एन इज़ नॉट श्योर. तो सबको ही लग रहा था हम लोग पास हो जाएंगे, बट एन थोड़ा श्योर नहीं थी मैथ की वजह से, क्योंकि मैथ्स में ना उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी. और सभी बच्चे एक दूसरे को बोल रहे थे कि भाई दिल छोटा मत करो, हम सभी जो है पास हो जाएंगे. तो सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. अनोयंस ऑफ द मैथ्स टीचर. तो देखिए जो एन के मैथ्स टीचर थे वो थोड़ा सा उनसे चिड़े हुए थे, एन से वो थोड़ा चिढ़ गए थे. देर आर 9 teachers. Mr. Keesing teaches maths. He remains annoyed with Anne because of her talkative nature.
So he has given her some extra work to write an essay on a chatterbox. तो देखो एन के जो टीचर थे उनका नाम था मिस्टर कीजिंग। तो वो एक मैथ टीचर थे और वो थोड़ा गुस्सा थे, नाराज़ थे एन से। और वो नाराज़ इसलिए थे, चिढ़े हुए इसलिए थे क्योंकि एन बहुत बातूनी थी, काफ़ी बातें करती थी। जो टीचर थे उन्होंने एन को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क दे दिया और एक्स्ट्रा वर्क में उन्होंने क्या दिया, एक एस्से लिखने को दिया। और एस्से का नाम था, एस्से का जो टॉपिक था वो था अ चैटर बॉक्स, यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला, है ना। चैटर बॉक्स के ऊपर उन्होंने एस्से लिखने को दिया। राइटिंग द एस्से, तो देखो एन ने एस्से लिखा। आफ्टर द होमवर्क एन स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द एस्से, एन आइडिया फ्लैश्ड इन हर माइंड। शी रोट, talking is a student's trait and I would do my best to control it, but I won't able to cure myself of this habit since my mother is also talkative, so moving from the inherited traits cannot be done. Hearing her argument, Mr. Keesing had a good laugh. तो देखो जब एन ने ऐसे लिखा तो कितना मज़ेदार बातें एन ने लिखी। उन्होंने होमवर्क करने के बाद अपना जो है एस्से के बारे में सोचना शुरू किया कि भाई हाँ मुझे ये भी लिखना है। तो एन के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने लिखा, टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी बातें करना किसी भी स्टूडेंट की एक विशेषता होती है ना। अगर कोई स्टूडेंट है तो बातें करना तो भी उसकी विशेषता है। और वो कहती है कि मैं अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कम बोलूँ, बट मैं इस चीज़ को क्योर नहीं कर सकती क्योंकि ये जो मेरी हैबिट है वो मुझे अपनी माँ से मिली हुई है, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी मदर भी बहुत ही टॉकेटिव है। तो वो कहती हैं कि जो इनहेरिट मैंने किया है, जो ट्रेड्स मेरी इनहेरिट हैं अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, मेरा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं उनको कैसे चेंज करूं। अब ये बात सुनकर, ये आर्गूमेंट जो है सुनने के बाद मिस्टर कीजिंग की भी हंसी आ गई, जैसे कि मुझे हंसी आ रही है और हो सकता है आपको भी आ रही हो। तो इस तरीके से एन ने उस एस्से के बारे में लिखा। आगे है अनदर एस्से। तो देखिए अभी एक और एस्से जो है यहाँ पर दिया गया है, किसको, Anne Frank को, as a punishment. Then the teacher gave her another essay, an incorrigible chatterbox. तो दूसरा एस्से देखो दे दिया मिस्टर कीजिंग ने एन को, और इस एस्से का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी एक ऐसा चैटरबॉक्स, एक ऐसा बातूनी इंसान जिसमें कोई सुधार ना किया जा सके, जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई सुधार ना हो। Thus past 2 lessons. During the third lesson he asked to write on quack 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 and Mistress Chatterbox. तो बस इसके बारे में दिया उन्होंने लिखने को। और उसके बाद जब 2 लेसन्स पास हो गए तो थर्ड लेसन के दौरान भी जो है उन्होंने बोला उसके टीचर ने कि अब तुम एक और एस्से लिखो जिसका नाम है, मतलब जिसका टॉपिक है क्वैक 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 एंड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो इस तरीके से टोटल 3 एस्से लिखने को दिए 1 by 1 उसके टीचर ने, मिस्टर कीजिंग ने। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर एंड फॉर टॉकिंग इन क्लास, और ये एक तरीके की उसके लिए पनिशमेंट थी, बार बार एस्से जो उसको दिए जा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी बातें करती थी क्लासरूम में। एट दिस टॉपिक द होल क्लास रोड, और जैसे ही ये टॉपिक सुना पूरी क्लास ने तो सभी दहाड़े मार के हंसने लगे। एंड टू लाफ्ड दो एंड हैड टायर्ड फॉर दिस एस्से बट हर फ्रेंड सैन बिकेम रेडी टू हेल्प हर। तो एन की को भी हंसी आई ये चीज़ देख करके, जैसे कि सब बच्चे हंस रहे थे क्लास में। और एन जो है अब इस टॉपिक से, इस एस्से से काफ़ी टायर्ड हो गई थी, उसको नहीं लिखना था लेकिन लिखना तो पड़ा। और इस टॉपिक में अब उसकी जो हेल्प की उसके फ्रेंड ने की जिसका नाम था सैन, ठीक है। तो वो रेडी था उसकी हेल्प करने को। इन अ वे द टीचर वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन हर बट इन अदर वर्ड्स इट वॉज अ जोक ऑन हिम, सो सैन रोड दिस एस्से लाइक अ पोएम। सो एक तरीके से उसके जो टीचर थे वो एन पर जोक कर रहे थे, लेकिन दूसरे वर्ड्स में उनके ऊपर खुद ही जोक हो रहा था टीचर के ऊपर। लेकिन जो है सैन जो था एन का फ्रेंड, उसने इस एस्से को एक पोएम के रूप में लिखने में उसकी हेल्प की, है ना, पोइट्री के तौर पर जो है उसको पेश किया। चलिए आगे है बच्चों रीडिंग द पोएम। इसके बाद जो है पोएम पढ़ेगी क्लास में। Anne read the poem in the class. It stated there was a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. The ducklings were beaten to death by the father since they quacked too much. It was Anne's good luck that the teacher took the right way. The teacher read the poem, gave his own comments. After that, Anne was allowed to talk and no extra work was given. Since then, Mr. Keesing too started making jokes. तो देखिए फाइनली क्या हुआ कि जब उस पोएम को पढ़ा गया, पोएम क्या थी, एन ने उस पोएम को रीड किया पूरी क्लास में, और उसमें लिखा हुआ था कि एक बार ये एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन था। मतलब मदर तो थी डक और फादर था स्वैन, और उनके 3 बेबी थे डकलिंग्स, ठीक है। जो डकलिंग्स थे उनको जो है काट करके खा लिया गया उनके फादर के थ्रू।
सिंस दे क्वैक टू मच, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे, ये क्वैक क्वैक करते थे बहुत ज़्यादा। तो इट वॉज एन्स गुड लक। अब ये जो पोएम सुनाई गई, जब एन ने इस पोएम को सुनाया तो एन का गुड लक था कि जो उसके टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने इस पोएम को एक बहुत ही राइट वे में लिया और बहुत ही एक कॉमेडी वे में लिया। जो टीचर थे उन्होंने पोएम को पढ़ा और अपने खुद के भी कमेंट्स दिए। उसके बाद जो है पूरी क्लास में एक अच्छा सा माहौल बन गया, मतलब सब लोग हंस रहे थे। उसके बाद एन को कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया गया और उसको जो है बात करने के लिए भी अलाउ कर दिया गया। सिंस देन जो मिस्टर कीजिंग थे, उसके बाद से जो मिस्टर कीजिंग उसके टीचर थे, उन्होंने भी जो है क्लास में जोक्स करने शुरू कर दिए। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने नोट्स आप बना सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लिंक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe my channel for all upcoming videos. And for PDF you can also download our channel Telegram channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं ये PDF आपको शेयर कर दूँगी। So stay tuned with me. See you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye.